इस देश में लोकतंत्र है, अगर इस देश में समानता है, अगर इस देश के नेता, विधायक, मंत्री न्यायप्रिय हैं, इस देश के अधिकारी न्यायप्रिय हैं, तो सबको न्यायप्रिय बात करनी चाहिए। ये जो जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है और इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये जिससे ज़्यादा योग्य इस देश के विधायक सांसद नहीं होते हैं। और जो देश का जो जज होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका स्टेटमेंट तथ्य, तर्क और सबूतों पर होता है, ना कि जातिगत राजनीति से ओतप्रोत होता है। 10% आरक्षण उसके कब दिया गया? जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 4-5 राज्यों में चुनाव हारे, उसके बाद इन्होंने 10% आरक्षण दिया। एक बात बताइए, जब आपने 10% आरक्षण दिया था तो तत्काल प्रभाव से 10% आरक्षण में उम्र सीमा में छूट, फीस में छूट, और जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण, एससी आरक्षण है, तो 10% सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस का कोटा लगाकर क्या उनके लिए आरक्षित सीटें नहीं होनी चाहिए थी? ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं लागू की गई? दोस्तों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव में और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी और उनके साथ महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शिवम सिंह जी और प्रदेश महासचिव हम प्रसाद चौबे जी। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वेश पांडे जी से। सर्वेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सवर्ण आर्मी गठन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी? लगातार सवर्णों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा था, सवर्णों का शोषण हो रहा था, देश में जातिगत व्यवस्थाएं, जातिगत सुविधाएं दी जा रही थी और सवर्णों की उपेक्षा की जा रही थी। इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए सवर्ण आर्मी का गठन किया गया है। उपेक्षा में आप कैसे समझते हैं? उपेक्षा क्या की जा रही थी? सरकारें दावे करती है हम सबका साथ और सबका विकास लेके काम करते हैं, एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है, आप सवर्णों को एक करने की बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। कहाँ उपेक्षा आपको प्रतीत हुई कि उपेक्षा हो रही है? उत्तर प्रदेश में अगर अभी आप एक डेटा निकालेंगे तो 1000 से ज़्यादा पंडित जी लोगों की हत्या हुई है और ऐसे ही तमाम क्षत्रिय समाज की भी हत्या हुई है, कायस्थ समाज के ऊपर भी कायस्थ समाज का भी उत्पीड़न हुआ है और लगातार रेप के भी मामले आए हैं। जैसे काजल पांडे का प्रकरण प्रयागराज का, जिसमें एक 17 साल 18 साल की लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। एक मथुरा का प्रकरण था जिसमें एक ब्राह्मण लड़की को चलती गाड़ी में, मतलब हाईवे पर जो एक्सप्रेसवे है उसमें रेप किया गया है। ठीक है। और ऐसे और कई सारे प्रकरण, एक प्रकरण आया था अयोध्या में 7 साल की बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया था, जिसमें लोग अनशन पर भी बैठे थे। लेकिन किसी भी बड़े नेता, राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा ना कोई ट्वीट, ना कोई डिबेट, कोई भी चीज़ें नहीं की गई हैं। तो कारण क्या है? ये स्पष्ट है कि सवर्णों के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तो कोई सरकार नहीं बोलती है, कोई संस्थान नहीं बोलता है, इसलिए हम लोगों को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है आज। अच्छा सर्वेश जी, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, कहीं मुद्दा होता है दलित समाज पे दिखाते हैं अत्याचार हो रहा है तो सारे पॉलिटिशियन, सारे नेता वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे उल्टा हो जाए, कहीं सवर्ण के ऊपर अत्याचार हो जाए और दलित कर रहा है तो कोई मतलब भी उनका नहीं आता और पहुँचते भी नहीं हैं। तो ये क्या कारण मानते हैं आप इसका? अगर इस देश में लोकतंत्र है, अगर इस देश में समानता है, अगर इस देश के नेता, विधायक, मंत्री न्यायप्रिय हैं, इस देश के अधिकारी न्यायप्रिय हैं, तो सबको न्यायप्रिय बात करनी चाहिए। शोषण चाहे दलितों का हो, शोषण चाहे सवर्णों का हो, शोषण शोषण होता है और उस शोषण के खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है और इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के खिलाफ है और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। शोषण तो हर व्यक्ति का होता है, किसी जाति का नहीं होता है। शोषण किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, तो उसे जातीय शोषण ना बताया जाए। क्या ब्राह्मणों का शोषण नहीं हो रहा? क्या क्षत्रियों का शोषण नहीं हो रहा? क्या कायस्थ बनिया भूमिहारों का शोषण नहीं हो? शोषण तो सबका हो रहा है। तो शोषण को शोषण के नजरिए से देखा जाए, जात के नजरिए से ना देखा जाए। शोषण किसी के भी साथ हो, उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उसमें यह व्यवस्था ना हो कि एक विशेष जाति के साथ शोषण होगा तभी सरकारें बोलेंगी, तभी कार्रवाई होगी, और एक विशेष जाति के साथ होगा तो कोई नहीं बोलेगा। ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आरक्षण को लेकर लगातार आप मुखर रहते हैं और कहते हैं, लगातार आप कहते हैं आरक्षण जो है अब आर्थिक आधार पे आप समर्थन करते हैं, मिलना चाहिए। बहुत से गरीब परिवार, ब्राह्मण और अदर कास्ट में, क्षत्रिय में भी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और कहीं वहीं पे एक दलित समाज के व्यक्ति बहुत सक्षम है लेकिन वो आरक्षण ले रहा है। कैसे असमानता देखते हैं इसमें? आप क्या देख रहे हैं आप इसमें?
देखिए कारण क्या है, आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए दी गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अगर 10 साल के बाद इस आरक्षण को समाप्त किया जाए, अगर मान लीजिए 10 साल में भी दलित समाज मजबूत नहीं हो रहा, सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो रहा है, तो इसकी समीक्षा की जाए। लेकिन कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ बिना समीक्षा किए इसे बढ़ाया जा रहा है आरक्षण को। और आरक्षण एक विशेष जाति को मजबूत करने के लिए, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से मजबूत करने के लिए दिया गया था। 75 साल बाद मात्र 5% लोग मजबूत हुए हैं, बाकी अन्य लोग जो हैं वो मजबूत नहीं हुए हैं। तो जैसे कारण क्या है कि अगर हम किसी डॉक्टर के यहाँ अपने किसी बीमारी का इलाज करवाते हैं और 10 साल इलाज करवाते हैं, 5 साल इलाज करवाते हैं, हमें फायदा नहीं होता तो हम डॉक्टर और दवा बदल देते हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? इस आरक्षण से अगर 75 साल बाद इस देश के दलितों का फायदा नहीं हो रहा है तो ये व्यवस्था बदल देनी चाहिए, कोई दूसरी व्यवस्था लागू करें, सबको संरक्षण दें, उनको प्रोत्साहन दें, उनके लिए सुविधाएं व्यवस्थाएं दें। आरक्षण की क्या आवश्यकता है? लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कि इस देश में 50 सीटें, 100 सीटों में 50 सीटें एक विशेष जाति को दी जाएगी और 50 सीटें अनरिजर्व रहेगी, जिसमें किसी भी जाति का आएगा, जब बचेगा तो जनरल पाएगा। भाई ये कौन सी व्यवस्था है? मैं कहता हूं कि 100 की 100 सीटों को अनरिजर्व किया जाए, जो योग्य हो, जिसके अंदर क्षमता हो, वो उन सीटों पर कब्जा करे। क्या जिसकी जाति होगी वो कब्जा करेगा? इन चीजों का मैं बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करता हूं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपने बाबा साहब के नाम का बताया कि उन्होंने 10 साल के लिए जो है बताया था कि 10 साल एक डेटाबेस देखेंगे, अगर बदलाव आता है, मतलब मुख्य धारा में आप आते हैं, तब ये आरक्षण का सार्थक उपयोग हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव दर चुनाव ये आरक्षण का मुद्दा जो है एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कोई सरकार इस पर बात करने का प्रयास करती है, इसको संशोधन करने की बात करती है, तो आंदोलन खड़े हो जाते हैं। और अभी हाल ही में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात की जाती है। दूसरी तरफ वो लागू कहीं जगह नहीं हुआ है। कैसे देख रहे हैं, सरकार क्या दोहरा रवैया अपना रही है इसमें? देखिए 10% जो आरक्षण था एक झुंझुना था। 2019 के चुनाव के पहले जब सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था कि SC/ST एक्ट में जांच की व्यवस्था होगी, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको कानून के रूप में बदल दिया, उस पर कानून लेकर के आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। इस देश में जज से ज़्यादा योग्य इस देश के विधायक सांसद नहीं होते हैं, और जो देश का जो जज होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका स्टेटमेंट तथ्य, तर्क और सबूतों पर होता है, ना कि जातगत राजनीति से ओतप्रोत होता है। तो उसके बाद भी उसको पलट दिया गया। 10% आरक्षण उसके कब दिया गया? जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 4-5 राज्यों में चुनाव हारे, उसके बाद इन्होंने 10% आरक्षण दिया। एक बात बताइए, जब आपने 10% आरक्षण दिया था तो तत्काल प्रभाव से 10% आरक्षण में उम्र सीमा में छूट, फीस में छूट, और जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव में OBC आरक्षण, SC आरक्षण है, तो 10% सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो अपना EWS का कोटा लगाकर क्या उनके लिए आरक्षित सीटें नहीं होनी चाहिए थी? ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं लागू की गई? आपने 10% का झुंझुना पकड़ाया। हमारे समाज का लड़का आज पढ़ने के बजाय 10% में फीस में और उम्र में छूट मिले, इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब आप हमें ही भ्रमित तो ही कर रहे हैं। इस देश की सरकारें ने हर प्रकार से सौरों को भ्रमित करने का काम किया है, और भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा UPSC को लेके भी चलता है। UPSC में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि आरक्षण वालों से ज़्यादा नंबर पाते हैं, और इंटर में भी उनका अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन उसके बाद मेरिट में वो नीचे चले जाते हैं। टीना डाबी जो है टॉप कर जाती हैं। तो जो ये एक प्रकार के छात्रों के लिहाज से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं ये उनका हक नहीं मारा जा रहा है। जो योग्य हैं, अगर योग्य जो पद पे नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? ऐसे जो सोशल मीडिया का युग है, 4-5 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि सौर समाज का कोई ऐसा दूसरा तीसरा घर होगा, मैं हर घर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, दूसरा तीसरा घर होगा जो मुझे जानता ना हो कि कोई सर्वेश पांडे नामक व्यक्ति जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। समाज के छात्र भी जान रहे हैं। आज हर एक छात्र के पास मोबाइल फ़ोन है, सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चलाते हैं, और हर जगह पर हमारे वीडियो उपलब्ध हैं। उसके बाद भी अगर हमारे समाज के छात्र इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरक्षण से नुकसान हमसे ज़्यादा तो समाज के छात्रों को हो, छात्राओं को है, लेकिन अगर ये ट्वीट में व्यस्त हैं, इंस्टाग्राम के चैट में व्यस्त हैं, तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा छात्र छात्राओं का ही नुकसान है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे समाज के छात्र छात्राएं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी का लेफ्ट हैंड राइट हैंड बना कोई भी छात्र संगठन जो है, उस छात्र संगठन के लिए कभी काम ना करके सौर आर्मी के लिए काम करें, क्योंकि सौर आर्मी उनके हक और अधिकार की बात करती है और वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें। उनका शोषण हो रहा है, वो 90% नंबर ला करके फेल कर दिए जा रहे हैं।
फिर क्या मतलब है? जिन पार्टियों का हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, कभी हमारे स्कॉलरशिप रुकने पर किसी पार्टी ने आंदोलन किया हो तो बताओ? सामाजिक समरसता के नाम पर दलितों के यहाँ सौरों को भोजन करवाने का तो प्रयास किया जाता है, लेकिन कभी जब सौरों के बच्चों का स्कॉलरशिप फंसता है, सौरों के बच्चों से ज्यादा फीस ली जाती है, तो क्या सामाजिक समरसता के नाम पर दलितों को आगे आकर के आंदोलन नहीं करना चाहिए? दलितों की बात छोड़ दीजिए, जो नेता सामाजिक समरसता के नाम पर हमको उनके यहाँ भोजन करवाते हैं, क्या उनको साथ में खड़े होकर के उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए? नहीं करते हैं, क्योंकि ये सवर्णों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि बाभन ठाकुर जो सीना फुला करके चल रहे हैं, इनके सीने को पचकाया जाए, इनको घुटनों पर लाकर गिराया जाए, जूते के नोक पर रखा जाए। इनका मुख्य उद्देश्य यही है। ये अंतरजातीय शादियों पर प्रमोट कर रहे हैं। इनका सारा प्लान है कि सवर्णों के मान सम्मान स्वाभिमान को कैसे गिराया जाए। लेकिन अब सवर्ण आर्मी का गठन हो चुका है, ऐसे इनके मंसूबे जो हैं कामयाब नहीं होंगे। और मेरे समाज का एक व्यक्ति जग रहा है। अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से लोग भी आ रहे हैं संगठन से जुड़ने के लिए। मैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं बता सकता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष रहे हैं लोग, उनके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट लगवाया जाता है, जिनके लिए उन्होंने अपने भाई पटीदार से लड़कर के वोट मंगवाया, उनके मुकदमे में उनका विधायक और नेता उनकी बात नहीं सुन रहा है। ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो अब समाज भी समझेगा। थोड़ों से सिर्फ यही आह्वान है, यही निवेदन है कि संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें।